आज के शो में। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा मुसलसल तनाज़ात की जद में क्यों? क्या गरीब लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए? अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। बिल्कुल। हुकूमत पंजाब मंसूबे की माली इंतजामी मालूमात की फराहमी से इनकारी क्यों? माली मुआहदे में मालूमात तक रसाई से मुतसादिम शिक क्यों शामिल की गई? सुप्रीम कोर्ट में जो ऑरेंज लाइन की अपील हुकूमत पंजाब ने की है, उसमें कौन सी सियासी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी बनी? पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का जवाब क्या शकूक व शुबहात का बायस? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से तनाज़ात एक के बाद एक मुसलसल आते रहते हैं। रिसेंटली क्योंकि मंसूबा पंजाब की तारीख का बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सब में बड़ा मंसूबा है, 220 अरब रुपए कहा जाता है। मंसूबा सी पैक के तहत जो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा सी पैक के तहत है, इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन इसकी नहीं दे सकते। फिर यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया इंफॉर्मेशन देने से। फिर यह भी साथ साथ पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि आला सतही के इंतजामी फैसले जो है इस हवाले से फराम नहीं कर सकते। मालूमात मंसूबे की मालूमात खुफिया रखे जाने पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है कि इतने अहम मंसूबे को जिसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर तक रकम खर्च हो रही है, 220 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, आखिरकार इसकी मालूमात को खुफिया रखने की यानी माली और इंतजामी मालूमात को क्या खुफिया रखा जा रहा है? पहला सवाल तो यह है। और अगर रखा जा रहा है तो 220 अरब रुपए के इस मंसूबे के खुफिया रखने के पीछे जवाज आखिर हो क्या सकता है? इससे सवालात, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत से सवालात हैं, तनाज़ात की जद में मुसलसल क्यों है? मंसूबे की माली इंतजामी उमूर के मालूमात की फराहमी जो है उसको पंजाब हुकूमत इनकार क्यों कर रही है उस हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम करने से? माली मुआहदे में मालूमात तक रसाई से मुतसादिम शिक शामिल ही क्यों की गई? और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का जवाब जो अभी मैंने आपको दिखाया आपके सामने, उससे क्या शकूक व शुबहात में मजीद इजाफा हो गया? ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो इस प्रोजेक्ट के हैं, जिस तरह मैंने कहा कि 220 अरब से ज्यादा इस मंसूबे की कॉस्ट बताई जाती है, जो सब्सिडी मिलाकर ना जाने कहां तक पहुंच जाए। आम आदमी को अर्बन ट्रांसपोर्ट फराम करने के लिए पंजाब हुकूमत का यह फैसला, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 78 अरब रुपए तक इससे बचत उन्होंने बचाए हैं, आखिरकार इस दावे में कितनी हकीकत है? और साथ साथ जो दूसरा तनाज़ा खड़ा हुआ है पंजाब हुकूमत के इस मेगा मंसूबे में, जो मामला कोर्ट में भी है, जिसमें आलमी बरादरी रिपोर्ट्स पेश कर चुकी है, वो हेरिटेज का है, लाहौर के तारीखी मुकामात का है, जिन मुकामात को इस मंसूबे से नुकसान पहुंचने का खदशा है, जिसकी रिपोर्ट्स बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाकायदा कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। तो सवाल दो उठते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी का, एक शफाफियत का। इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कौन सी मालूमात है जो पंजाब हुकूमत फराहम नहीं कर रही और क्यों नहीं कर रही, क्यों इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? और साथ साथ हेरिटेज का मामला भी है। क्या ये बड़ा कोई मेगा स्कैम बन रहा है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, जो आइंदा जाकर जिस पे बड़े सवालात उठेंगे, बल्कि उठना शुरू हो चुके हैं तनाज़ात से भरपूर इस प्रोजेक्ट पर? आज का बेनकाब और इसमें उठने वाले सारे तनाज़ात डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात के साथ, उन रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हम बेनकाब करने जा रहे हैं आज ऑरेंज लाइन मंसूबे को। इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, सियासी तौर पर क्या फायदा होगा, या सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश है या नहीं है? आज सारे सवालात बेनकाब होने लगे हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा। क्या गरीब लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए? अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। बिल्कुल। इसकी मुखालफत के पीछे पीटीआई है। क्या वो ज्यादा किराया अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उनको कोई बाइज्जत किस्म की सवारी नहीं चाहिए अपने इलाकों में? मैं आपको कहता था कि इसकी मुखालफत के पीछे कुछ और सियासी हाथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑरेंज लाइन की अपील हुकूमत पंजाब ने की है, उसमें कौन सी सियासी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी बनी? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब।
220 अरब रुपए का मंसूबा। आखिर वजह क्या है? क्या कुछ शिकें छुपाई जा रही हैं, कुछ दस्तावेजात छुपाई जा रही हैं? बड़े अहम सवालात प्रोग्राम में उठाते हैं। सियासी तौर पर इस पर अपोजिशन क्या समझती है? शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं, जो कि पिटिशनर भी हैं, कानूनदान, माहिर कानून है मारूफ, और इस केस में बड़ा गौर से उन्होंने जायजा लिया है। इस केस पे उन्होंने खतूत भी लिखे हैं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को। इससे पहले आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगी थी। अजहर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। डॉक्टर इकरामुल हक साहब इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हैं, माहिर इक्तिसादियात, मईशत, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हम इससे जरूर बात करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले सर ये आपने खत लिखे, और एक बार नहीं, खतूत आप कहते हैं कई बार आपने लिखे। आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन नहीं मिली, 6 माह बाद आपको पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से भी जवाब मिला, तो यह मिला कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्या पंजाब हुकूमत कुछ छुपा रही है, और अगर छुपा रही है तो क्या छुपा रही है? अजहर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं पाकिस्तानी तारीख का ये सबसे बड़ा गैर मुबहम और बेयकीनी, और जिसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपाई गई हैं, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये थोड़ी सी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास तो हम जून के अंदर गए हैं, लेकिन हम अक्टूबर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उसके मुख्तलिफ महकमों से इंफॉर्मेशन मांगते रहे हैं, और वो 4-5 इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के टोटल PC1 कितने हैं, आपने ये इंटरनेशनल टेंडरिंग की और वापस क्यों ली, आपने चाइना के अंदर से 2 लोग क्यों आपने सिलेक्ट किए, ये CPEC का हिस्सा है या नहीं है, और उसके अलावा जो आपने लोकल कॉन्ट्रैक्ट आपने दिए हैं, क्या ये आपने पेपरा रूल्स को फॉलो करते दिए हुए हैं। ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो आज तक हमें नहीं मिल सकी है। फिर बाकायदा शिकायत दी को 33 के करीब खत लिखे, और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी 6 माह लगाए। 6 माह लगाने के बाद भी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमें एक भी इंफॉर्मेशन फराहम नहीं की गई है। और जो देखिए ये इशू जो कि मामला ये है एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19 सामने रखता हूं सर, आई एम सॉरी आपको कट कर रहा हूं, लेकिन ये जो पंजाब गवर्नमेंट का मौकिफ है वो कहती है कि 104 डॉक्यूमेंट्स 2200 सफात पर मुश्तमिल, जिसके अंदर ओरिजिनल चाइना के साथ जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी शामिल है, लाहौर हाई कोर्ट के जरिए दस्तयाब है। वो कहते हैं सिर्फ 2 एग्रीमेंट्स, जिसमें इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क कोई एक एग्रीमेंट है वो, और इसके साथ जो लोन्स एग्रीमेंट है चाइनीज बैंक्स के साथ, वो हमने फराहम नहीं किया। इसके अलावा तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है। क्या ये मौकिफ दुरुस्त है, गलत है? अजहर सिद्दीकी साहब, मैं देखिए इस बात को चैलेंज करता हूं। मैं तो जो कि पहले दिन से इस केस को देख रहा हूं, जहां तक तो मामला हेरिटेज का, जरा उसको एक साइड पर रखते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी का बहुत अहम इशू है, यानी जितने कागजात दिए हैं वो तो कागजात सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट है। मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा सवाल रखता हूं कि मैंने पहले दिन पूछा कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। PC1 भी बड़ी मेहनत करके अब तक 9 PC1 आए हैं, और टोटल कोई 15 PC1 के करीब है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट का PC1 एक ही होता है। इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट में और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के केस में बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PC1 एक होना चाहिए। यहां 9 PC1 है, और ये 220 तक तो आप कह रहे हैं ये 250 अरब के करीब जाना है। पिछले दिनों आप ही के टीवी चैनल ने प्रोग्राम बाकायदा वो ब्रिज फाइनेंसिंग के हवाले से डॉक्यूमेंट्स बेनकाब किए, जिसमें बताया गया कि वो जो सूद के हवाले से जो साइड पर रख दें वो चीजें मौजूद है। अब मैं प्रिसाइज कर देता हूं मैं मांग क्या रहा हूं। सबसे पहले बात है कि ये प्रोजेक्ट आपने इंटरनेशनल बिड करके वापस क्यों ली, आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन किसका था? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट एक जस्टिस साकिब निसार फैसला दे चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर अपने तय या प्राइम मिनिस्टर अपने तय फैसला नहीं कर सकते, ये कैबिनेट ने करना है। क्या कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी? और वो एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं मैं, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नहीं मांग रहा। मैं ये नहीं मांग रहा आपका, मैं वो मांग रहा हूं वो डिसीजन। अच्छा चलें जी, आपने इंटरनेशनल टेंडर वापस ले लिया आपने, फिर आपने ये इंटरनेशनल टेंडर चाइना के साथ ही क्यों किया है? और चाइना के साथ आपके क्या टर्म्स, और चाइना के अंदर सिर्फ अजहर साहब जो मुआहदे आप मांग रहे हैं वो पंजाब हुकूमत ने किए हैं या वफाकी हुकूमत ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ किए हैं? वही इन्होंने ये कहा, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो आपका जवाब हमने दिखाया भी था, जिसमें वो कहते हैं कि ये मामला वफाकी हुकूमत ने तय किए, हमारे पास इसकी राइट नहीं है कि हम फराम करें। साइन उन्होंने किए हैं वफाकी हुकूमत ने, क्या ये सही है बात? देखिए मैं पहली तो बात है कि मैं वफाकी हुकूमत को भी लिख चुका हूं, लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक झेली इदारा है, उसको पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं, और उसके बाद यानी LDA ने इसको एग्जीक्यूट कर रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो अगर इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अगर को किया है, मैं तो पूछ रहा हूं डिसीजन तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिए हैं,
और आपने चाइना के अंदर जो टेंडरिंग की है, क्या वो टेंडरिंग कानून के मुताबिक है? पेपरा लॉज वायलेट हुए हैं? ये सारे वो सवाल हैं। उससे आगे देखिए सबसे अहम इशू है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 2 कंपनीज ने। अब मैं वो 78 अरब का सवाल जो कि आपने एक उठाया है, इसकी फिजिबिलिटी बनाई एमवी एशिया ने 2007 में, और क्रेडिट टू चौधरी परवेज लाई, वो बनाई गई कि $1.62 बिलियन का अगर ये बनेगा तो ये जो अब इस मौजूदा हालात में है, अगर 7.2 किलोमीटर टनल पे जाएगा तो $2 बिलियन 200 अरब रुपए का बनेगा। आपने नेस्पा को बगैर टेंडरिंग के आपने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करके आपने उसको कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया, यहां वायलेशन हुई। और उसके बाद आपने नेस्पा ने अपने तय एक जेवी बना लिया चाइनीज कंपनी के साथ, वो भी कानून की खिलाफवर्जी है। आपने जिस बेस के ऊपर एग्जम्पशन ली पेपरा की, वो वायलेट हुई। चले हम इसे आगे चलते हैं। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट आगे लेने के बाद सब कॉन्ट्रैक्ट आगे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी फर्मों को तजर्बा ही नहीं है भाई, उन्हें वो पिलर उठाना और यूट्यूब लगना और वो सारा काम तजर्बा ही नहीं है। कल खुदा ना खास्ता कोई ट्रैक नीचे गिर गया तो ये बाकायदा अंडरटेकिंग दी है कि चाइनीज गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी ना। वो सीआर और नोरेनको जिसकी बात कर रहे हैं, नोरेनको कंपनी तो असला साज फैक्ट्री है, उसका क्या काम है? इस तरह के ट्रेन का प्रोजेक्ट कोई नहीं है। चाइना रेलवे का कहा। साहब मैं शौकत बसर साहब को शामिल करते हुए सियासी पहलू, और मैं शौकत बसर साहब पर्दादारी किस चीज की है? अजहर सिद्दीक साहब बता रहे हैं पर्दादारी है। क्या आपको लगता है जब ये सवाल पूछते हैं, एक नहीं कहते 33 खत लिख चुके हैं, जवाब नहीं मिलता, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं हम जवाब दे नहीं सकते, ये मसाइल हैं, तो शौकत साहब क्या छुपाया जा रहा है? मसला क्या आखिरकार? क्या छुपाया जा रहा है? क्यों छुपाया जा रहा है? कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। सफ़ान बात यह है, मैं तो आपकी ये जो जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं तो अजीब आपकी वो परेशानी पे मैं परेशान हो गया हूँ। ओ भाई ये कोई पहला स्कैम है, ये तो मियाँ साहबान की कोई पहली वारदात नहीं है। मैं अब सफ़ान बड़ी माजरत के साथ कोई तनकीद नहीं करना चाहता। यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई कानून इन पे लागू नहीं होता। और मैं आपको अर्ज करूं, ये जो आपका ऑरेंज ट्रेन की आपने बात कही, आप इसको सिर्फ ये चेक कर लें, हमने एडजमेंट मोशन दाखिल करवाया पंजाब असेंबली के अंदर, आज 6 महीने हो गए हैं, कि खुदारा हमें ये बता दें इसकी आपने किसको टेंडर दिया, कौन कौन लोग आए, किसने बिडिंग की। यहां पर सबसे पहले तो ये सवाल उठाएं। अच्छा दूसरी बात, आप ये क्या समझते हैं कि 220 अरब, मेरे भाई ये 220 करोड़ नहीं है, 220 लाख नहीं है, ये 220 अरब है मेरे भाई। जिससे मैं समझता हूं कि इनके असल में प्रॉब्लम क्या है। ये जो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ये जो आप बड़े बड़े आप देखते हैं कि मंसूबे लाते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि इन्होंने कमीशन खाना होता है, इनके कमीशन सेट होते हैं। अगर आप आवाम का मास ट्रांजिट, लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, क्या मतलब इससे कोई सियासी फायदा या फिर आवाम को फायदा कुछ है, इससे लोगों को फायदा है कोई? सफ़ान सिर्फ सियासी जादूगरी है। हाँ मैं कहता हूं कि ये मंसूबे होने चाहिए, आप बड़े बड़े मंसूबे लेकर आए, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी तो करें। अब भारत आपके साथ है, वहां पे ऑरेंज ट्रेन लाइन बनी है, आपके 3 गुना सस्ती ऑरेंज ट्रेन लाइन बन रही है वहां पर, ये रिकॉर्ड की बात है। अच्छा दूसरी बात, मैं सफ़ान इसको छोड़ दें, कल जैसे बिलावल साहब ने कहा हमारे जलसे में, उन्होंने कहा ये आपका सस्ते तंदूर, आपके लैपटॉप स्कीम, अफसाना हाउसिंग स्कीम, पीली टैक्सी, सस्ते तंदूर, मेट्रो, नंदी पार। और मैं आपको और बात बताऊं, बुलंद अख्तर राना एक अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने रिकॉर्ड मांग लिया तमाम स्कीमों का जो मियां साहब ने की थी। उन बेचारों पर इन दोनों भाइयों ने खुद को हमला कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो सफ़ान गुजारिश ये है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपको याद होगा खुर्शीद शाह साहब ने पनामा का जो इतना बड़ा स्कैंडल है, शायद पाकिस्तान का दुनिया की तारीख से बड़ा स्कैंडल नहीं है, जब इदारों को बुलाया गया, नैब ने हाथ खड़े कर दिए, FIA ने, उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मेरी बात मुकम्मल कर लेना, एक मिनट सफ़ान, एक मिनट। गुजारिश ये है, अजहर सिद्दीक साहब के पास तो टेक्निकल बातें हैं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मियां साहबान का कोई मंसूबा उठाकर देख ले, मुझे किसी में बता दें। आग लगा दी जाती है, जितना रिकॉर्ड जला दिया जाता है, मेट्रो का रिकॉर्ड जला दिया गया LDA के अंदर, रमजान शुगर मिल का रिकॉर्ड जला दिया गया, नंदी पार्क का रिकॉर्ड जला दिया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे भाई
जब ना कोई रिकॉर्ड होगा, जैसे पनामा के अंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा इतना पुराना रिकॉर्ड है, हम कैसे पेश करें। मेरे भाई इतने परेशान ना हो, ये शाही खानदान है, ये कतरी शहजादों वाला खानदान है, लबनानी खानदान है, इनको कोई नहीं पूछेगा। आप प्रोग्राम करते रहेंगे, हम लकीर पीटते रहेंगे, इनसे कोई जवाब पूछने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। आपने इदारों NFI का जिक्र किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो मैंने बसा साहब के सामने भी रखा। वो कहते हैं अवाम का फायदा बज़ाहिर कुछ नहीं है, सिर्फ 220 अरब रुपए का मंसूबा, शफाफियत पे सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपको फाइनेंशियल मॉडल क्या कहते हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब? इसको सब्सिडी भी होनी होगी। दुनिया में और मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको सब्सिडी पे चलाया जाता है। सब्सिडी लगाकर ये मंसूबा कितने अरबों रुपए पे जाएगा? आपको क्या लगता है इसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन सही हुई है, नहीं हुई है? कितने सवालात है इसके ऊपर इकरामुल हक साहब आपकी नजर में? जी, मुआशी लिहाज से तो ये हरगिज़ वायबल नहीं है, और ना ही इसकी अफादियत जो है वो है, क्योंकि अगर हम इतने पैसे से बहुत बेहतर तरीके से शहरियों के लिए इससे कहीं बेहतर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर सकते थे। अच्छा। लेकिन अगर एक फ़र्द वाहिद के ज़हन में कोई बात आ जाए और वो सारे रवैयों को छोड़कर, सारी बहस को छोड़कर, लोगों में जाए बग़ैर, माहिरीन से मिले बग़ैर, माहिरीन की राय लिए बग़ैर चीज़ों को बुलडोज़ करें, और फिर कोई उस पर अगर आप इंफॉर्मेशन मांगे वो भी ना आपको दें, इसके बारे में अभी तो इसके तखमीने के बारे में मुझे ख़दशा है कि ये दरअसल 220 में भी मुकम्मल होने वाला नहीं है, 250 में भी मुकम्मल होने वाला नहीं है। जिस तरह इसमें वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, जो टाइम ज़ाया हो रहा है, एस्केलेशन कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, और जब ये चलेगा उस वक्त भी सिवाय खसारे के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मुनाफा कमाएं। आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप ये मुझे बताइएगा कि एक मंसूबा इतना बड़ा जब होता है तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज बनाई जाती हैं, पर पैसेंजर क्या कॉस्ट पड़ेगी, सब्सिडी किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, किस तरह दी जाएगी, फाइनेंसिंग किस तरह होगी। आपने अगर इसका PC1 देखा हो, आपकी इसकी फिजिबिलिटी अगर स्टडीज देखी हो, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट अपनी जगह, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस लिहाज से आपको लगा कि प्लानिंग भी हुई है इस सिलसिले में कुछ कि किस तरह इसको फंड किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कोई 50 के करीब बेहतरीन स्टडीज़ देखी हैं जो हमारे जैसे जो अर्बन मॉडल हैं जो कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं, वहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटियों ने जो अर्बन प्लानिंग का काम करती हैं और साथ ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस देती हैं, उनके यहाँ हमारे जैसे मुल्कों के लिए भी स्टडीज़ मौजूद थी। मगर यहाँ इस बात का रिवाज नहीं है कि आप यूनिवर्सिटियों के पास जाएँ, उनसे पूछें कि आपके जो जहाँ बैठे हुए बेहतरीन लोग हैं वो क्या सोल्यूशन देंगे। यहाँ मसला ये है कि हमारे जो खादमे आला हैं वो दरअसल अपने आप को ये समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा दाना हर मामले में कोई है ही नहीं, वो ना किसी की बात सुनते हैं, और वो एक जो बदतरीन मॉडल हो सकता है एक जमहूरियत के अंदर फ़र्द वाहिद की सोच का, वो उसका मज़हर है। इसलिए उनके मंसूबे भी इसी तरह के होते हैं कि जो अल्टीमेटली किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। सर तो ऑरेंज लाइन से नुकसान ज़्यादा है इसका मतलब, तो कितना नुकसान है? यानी आपके नज़दीक खजाना पंजाब का बजट आप देख लें, कहा जा रहा है बलूचिस्तान का पूरा बजट 279 बिलियन का है, ये मंसूबा इतना हो जाता है, तो ये कितना नुकसान आप कहते हैं? जी देखिए, सारे कर्जे ले रहे हैं आप और इन कर्जों की अदायगी भी होनी है। आप पंजाब की हालत का अंदाज़ा लगाइए कि बैठे बैठाए 850 अरब रुपया पिछले साल इनको वफाक से उन टैक्सों के हिस्से से में मिला जो सिर्फ आबादी की बुनियाद पर है, और ख़ुद जो टैक्सेस कलेक्ट किए वो सिर्फ 160 अरब थे, और कर्जे जो उनके ऊपर थे वो 850 अरब के हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक सबसे बड़ा सूबा जो 850 अरब को बैठे बैठाए उसको कुछ नहीं करना पड़ता और मिल जाते हैं, और अपना टैक्स वो 160 अरब से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाता, और उसके ऊपर ज़ाया करने का आलम ये है कि 850 अरब के उसको मज़ीद कर्जा जात भी एक साल में आपको बैलेंस शीट में नज़र आ जाएंगे। तो मुझे बताइए कि ऐसे मंसूबों की क्या फिजिबिलिटी हो सकती है जिसके लिए हमने अपने वसाइल ही पैदा नहीं किए, और एक लाहौर के लिए, एक शहर के लिए, पूरे पंजाब के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट के मसाइल नहीं हैं? क्या पूरे पंजाब के अंदर हेल्थ एजुकेशन के मसाइल नहीं हैं? लाहौर को अच्छी ट्रांसपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, मगर इसके लिए लाहौर के उन लोगों को आप इकट्ठा करें जो लाहौर की अर्बन प्लानिंग को जानते हैं, जो लाहौर के मसाइल ऐसे हल करने के लिए आपको बेहतरीन रास्ते दे सकते हैं। आप विरसे का ख्याल नहीं कर रहे, आपको ट्रांसपेरेंसी का कोई ख्याल नहीं है, आप लोगों की ज़िंदगी आपने जीर्ण कर दी है, पूरा शहर उखाड़ के रख दिया है। ट्रांसपोर्ट की इस वक्त
मैं एक ब्रेक की तरफ डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। सोचे समझे बगैर जब आप ऐसे काम करेंगे तो उसके नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। सोचे समझे बगैर जो लफ्ज है, क्योंकि ये जो इसके मैप्स हैं, इसकी PC1 जो कहते हैं, जिस तरह बता रहे हैं कि वो पेश हो चुका है, कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मैं 220 अरब कोट करता हूँ तो मेरे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि मामला 220 अरब का नहीं है, मामला इससे ज्यादा का है। मामला कितने का है ये जानने की कोशिश करेंगे। मामला कितने बड़े नुकसान का है जो खुदा न खास्ता होने जा रहा है। क्या फीजिबिलिटी स्टडीज के बगैर इस तरह के बड़े मंसूबे लॉन्च कर दिए जाते हैं? प्लानिंग, क्या उसका 1% भी हमें नजर नहीं आया इस प्रोजेक्ट? कितना बड़ा फेलियर होने जा रहा है ये? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम बेनकाब करेंगे, देखते रहेगा अब तक। क्या गरीब लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए? अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा बिल्कुल। इसकी मुखालफत के पीछे PTI है। क्या वो ज्यादा किराया अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उनको कोई बाइज्जत किस्म की सवारी नहीं चाहिए अपने इलाकों में? मैं आपको कहता था कि इसकी मुखालफत के पीछे कुछ और सियासी हाथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑरेंज लाइन की अपील हुकूमत पंजाब ने की है, उसमें कौन सी सियासी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी बनी? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। ऑरेंज लाइन मंसूबा 220 अरब मैं कहता हूं यहां पर, लेकिन मेरे पैनलिस्ट कहते हैं मामला 220 अरब से कहीं ज्यादा है। अब सवाल यहां पर ये, शौकत बसर साहब मेरे साथ मौजूद, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, और मुख्तलिफ हवाले से हम ऑरेंज लाइन मंसूबे के मुख्तलिफ फैक्टर्स को बेनकाब कर रहे हैं। मैं अजहर सिद्दीक साहब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्या ये जो लोन हासिल करने का प्रोसीजर है कॉम्पिटिटिव बिडिंग से हुआ या नहीं हुआ, और क्या आवाम को यह हक हासिल नहीं है कि अगर मंसूबा 220 का या जितने भी अरब रुपए का है उस पर कर्जे अगर आपने हासिल किए चाइना के या कहीं से भी बैंक से, तो आवाम को यह पता चल सके कि कितने शरह सूद पर कर्जा दिया गया, उसकी शराइत क्या थी, उसको वापस कितने टाइम में किया जाएगा? ये क्या आवाम का हक नहीं है जानना? अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया। अब बात तो आप सच सुनना चाहते हैं मगर है रुसवाई की। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, शहबाज शरीफ साहब अभी कह रहे थे 1 रुपए की करप्शन साबित हुई तो मेरा गिरबान होगा। ये वही साहब हैं जो सड़कों पे घसीटने की बात करते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, आ जाएं हमारे साथ, आ जाएं किसी पब्लिक फोरम पे बैठ जाएं, मैं साबित कर दूंगा। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। ये बुनियादी तौर पर जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी एमवी एशिया ने, उसमें लिखा हुआ था कि सॉफ्ट लोन लेना है, और सॉफ्ट लोन की डेफिनेशन में यह है कि 52% से नीचे, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चौधरी परवेज लाई के दौर में 0.5% के ऊपर ये लोन दे दिया था। अब ये लोन आपने एग्जिम बैंक से ले रहे हैं और ये टोटल कमर्शियल लोन है। कमर्शियल लोन अगर आपने लेना है तो उसके लिए आपको पेपरा लॉज बड़ा वाज़ेह तौर पर फॉलो करने पड़ेंगे। आपको बेस्ट डील ऑन दी टेबल देखनी पड़ेगी। ये बुनियादी तौर पर आर्टिकल 9 की कंप्लायंस है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 23, 24, 25, 10 से, और ये वो सारे मामला थे। बुनियादी तौर पर मैंने यही तो पूछा था उनसे कि ये आपने लोन आपने एग्जिम बैंक से क्यों लिया, इसकी शराय सूद क्या है, आपने इसके लिए बिडिंग क्यों की, और ये एग्जिम बैंक से लोन क्यों लिया, इसका रिटर्न पीरियड क्या होगा, मार्कअप क्या होगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, क्या इंटरनेशनल लोन एग्रीमेंट्स के अंदर क्या जो मुल्क लोन दे रहा होता है वो क्या लेंडिंग रेट को खुफिया रखता है ताकि दूसरे मुल्कों को ना पता चल सके कि हम कितने रेट पर दे रहे हैं? एक पाकिस्तान को दे रहे हैं, वहां का बैंक दे रहा है, ताकि दूसरे मुल्क इस रेट पर ना मांगे। मतलब क्या इनको खुफिया रखा जाता है इंटरनेशनल लोन एग्रीमेंट्स को? प्रैक्टिस है ये, या ये कुछ अलग से मामला है इसमें? इकरामुल हक साहब, ये कोई प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान तो मामला नहीं है। जहाँ भी कोई गवर्नमेंट या रियासत का अदारा इन्वॉल्व हो वहाँ तो हर सूरत में आपको ट्रांसपेरेंसी के पर्पज़ के लिए, बल्कि ये तो इंटरनेशनल हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसपेरेंसी के, जिन ट्रीटीज़ पे हमने साइन कर चुके हुए हैं, जो एंटी करप्शंस के रूल हैं, ये पूरी दुनिया पे एक तरह से लागू होते हैं। ऐसा तो आर्गूमेंट देना ही खुद बाइसे शर्म बात होगा मेरे ख्याल में। ऐसी बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद हो सकता है कि फिर आपने ये जो हैं कर्जाजात ये एक रियासत हुकूमत के लिए हासिल नहीं किए, बल्कि शायद अपनी किसी ज़ाती
फ़ायदे के लिहाज से। देखिए, ऐसी बात करना भी हमारे लिए नामुनासिब है जब हम इक़्तिदार में हों, किसी ऐसी जगह पर बैठे हों। मैंने दुनिया जहान के कवानीन देखे हैं, ऐसी बात कोई भी नहीं करता। कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जब ऐसी बात करे तो वहाँ उसका रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो जो अमानत है लोगों का फ़ंड उसके हाथ में, जिसकी स्पेंडिंग उसके लिए एक अमानत की तरह है, जैसे उसको पब्लिक मनी को खर्च करना है। अगर किसी से कर्जा लेना है तो वो फिर अवाम ने वापस करना है, उसके लिए अवाम की राय लेना, अवाम के हो सकता है वो अगर यहाँ के अवाम को कहते तो लोग कहते कि लाहौर के लिए अगर बेहतरीन मंसूबा चाहिए जिसमें गरीब लोग भी बेहतरीन सफ़र कर सकें, तो हम यहाँ कितने बॉन्ड से पैसा इकट्ठा कर सकते थे, कितने कम कीमत पर दे सकते थे। आप हमें आकर साग डार साहब सकूक बॉन्ड, इस्लामी इंस्ट्रूमेंट्स की बड़ी बातें होती हैं, इस मुल्क में गैर सूदी निज़ाम की बड़ी बातें होती हैं, और जब ऐसे मंसूबे हों जिसका मकसद आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना हो, वहाँ हमें सूद और एक्सिम बैंक और बड़े बड़े कमर्शियल लोन आ जाते हैं। ये किस तरह का तजाद है हमारी गुफ्तगू में। एक सारा दिन हम जो है यहाँ पर बैठे, हमारी क्लर्जी भी, हमारे हुक्मरान भी, सर इसमें इम्पोर्टेंट सवाल एक और सूदी। देखिए जी, इस्लाम में तो ये अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है, और जब मामला पब्लिक इसमें एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा, यूटिलाइजेशन का है, कर्जा जात लेने का है, तो हम सूदी निज़ाम की तरफ डॉक्टर साहब एक चीज मुझे इसमें रुकते हुए कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, साफ साफ बताना चाहिए अजहर सिद्दीकी साहब कि ये कर्जा कहां से, ये जो कर्जे पे सवाल है ये अपनी जगह, जो कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब ये टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं बसर साहब का ओपिनियन इस पे लूंगा। दोनों बड़े अवामी मामलात हैं। क्या इन पूरे प्रोसेस में टेंडरिंग का प्रोसेस फॉलो किया गया, नहीं किया गया? कंसल्टेंट हायरिंग हो, सब कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सर ये हुआ या नहीं हुआ? कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए हुआ या नहीं हुआ? अजहर सिद्दीकी साहब देखिए, यही तो मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, यही तो मामला मैं लेके गया हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी फर्म्स को कैसे दे दिए, टेंडरिंग प्रोसेस आपने क्या किया, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या थी, कंसल्टेंट की क्या रिपोर्ट्स थी, एक भी कागज आज तक हमें नहीं दिया गया। अच्छा। और तकरीबन ये कोई अगर आप देखें ये कोई तकरीबन 50 अरब से जायद के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें आपने वो पिलर खड़े करने हैं और आपने ट्यूब्स लगानी है, और 90 अरब से जायद आपने वो ट्रेन को देना और वो कंपनीज को देना है। चाइना ने जितनी ट्रेन्स बनाई थी उसमें सिंगापुर में बनाई, वो बकायदा क्रैक आ चुके हैं। देखिए ये बुनियादी आप जरा बात को समझे कि कल ये जो आप जा रहे हैं, ये जो आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए अभी पिछले दिनों एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बाद बगैर पुरानी डेटों के अंदर जो कुछ भी किया मैं उन पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन एक अहम सवाल मैं आप कौम के सामने रखना चाहता हूं कि ये 220 बिलियन का अगर प्रोजेक्ट मान ले, वैसे 250 अरब का है, बलोचिस्तान का बजट पूरे साल का 289 बिलियन है, और ये सिर्फ 2 लाख लोगों को कैटर करेगा। एक चीज मैं और बता दूं, ऑल्टरनेट डॉक्टर साहब ने बात की थी, हमने ऑल्टरनेट वर्किंग की हुई है। बुनियादी तौर पर आपने रिंग रोड बनाया, आपको चाहिए था रिंग रोड के साथ ट्रेन चलाते, कुछ सर्कुलर ट्रेन चला देते। एक और चीज बता दूं, आपके पास रेल ट्रैक मौजूद है जो शादरा से लेकर वाघा बॉर्डर तक जाता है, शादरा से स्टेशन से होके रायबंड तक जाता है। आप जगह आपके पास मौजूद थी, आप उस पर सर्कुलर ट्रेन चला सकते थे, और ये आप किस तरह पूरे मुल्क को, लाहौर शहर को आप जोड़ेंगे, ये वो सवाल है। ये प्रोजेक्ट किसी तरह से फिजिबल नहीं है। अगर आप इजाजत दे मैं एक और बात कर दूं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट इतनी मुबहम है, मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्ट बना लिया आपने, प्रोजेक्ट के हवाले से जब आप मुसाफिरों को बिठाएंगे तो 20 रुपए या 40 रुपए लेंगे, इसमें तकरीबन जो कॉस्ट आ रही है वो 300 रुपए के करीब आएगी, यानी 250 रुपया आपने सब्सिडी देनी है, और साल की 12 अरब रुपया सब्सिडी निकालनी है। और वो गरीब आदमी जिससे आप बिजली में सब्सिडी वापस ले चुके हैं, जिससे आप गैस में सब्सिडी वापस ले चुके हैं, एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ दिस नेशन, कि वो गरीब आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए गरीब आदमी को आप एसी की एक वैन पे बिठाना चाहते हैं, जिसने सारा दिन बिजली शेडिंग बर्दाश्त करनी है, सारा दिन उसने बिजली मिलनी नहीं है। 220 अरब रुपए कर्जा, शौकत साहब 220 अरब रुपए कर्जा, सब्सिडी अलग, उसके अलावा ये जो 12 रुपए सब्सिडी है, कर्जे पे सूद आप अलग अदा करेंगे। कर्जा आप ले रहे हैं, आप उसकी तफसीलात भी नहीं बता रहे कि कितने रुपए पे लिया, क्या शरह सूद थी, किस तरह वापस करना है, क्या उसकी कंडीशंस थी। सर ये अवाम का हक नहीं है जानना कि शौकत बसर साहब कि आप कर्जा जो ले रहे हैं जिसको अवाम को पे बैक करना है, वो कौन कहां जाके पूछे कि आपने क्यों छुपाया उस बात को? बसर साहब सैफान वो कहते हैं कि अली बाबा 40 चोरों का टोला मिला हुआ है। मैं आप जिस अंदाज में शोर हम सब डाल रहे हैं, मुझे तो ये सब बेसुध है। अच्छी बात है, कौम को हम सुना रहे हैं, और भाई अल्लाह के बंदो अक्ल रोश के नाखुन लो। 220 अरब जो मेन बात है उसको तो ऐड कर ले, जो हजरत सदीक साहब ने कही और डॉक्टर साहब ने कही। ये करते क्या है?
मैंने जैसे आपको बताया कि भारत में 3 गुना ज्यादा सस्ती बनी ओरिएंट ट्रेन लाइन। ये कॉस्ट इतनी मंसूबे के ऊपर ले जाते हैं और उसके अंदर फिर कमीशन खाते हैं। ये है इनका मेन फोकस। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, स्टार्ट में कहा गया कि 27 अरब में मुकम्मल होगी मेट्रो ट्रेन, एंड ऑफ द डे पता चला वो तो 72 अरब में मुकम्मल हुई है। अच्छा, फिर जब रिकॉर्ड मांगा गया उसका रिकॉर्ड जला दिया गया। अच्छा, इस हुकूमत की तरजीहात नहीं है। मैं कहता हूं कि तरजीह अभी इसी मेट्रो ट्रेन के, मेट्रो बस के साथ और ओरिएंट ट्रेन के साथ जरा आप अस्पतालों की जाके हालत देखें, वेंटिलेटर्स नहीं है, लोग बच्चे मर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर कि वहां पे वेंटिलेटर्स नहीं है। अच्छा, साथ पीआईसी है जहां से ओरिएंट ट्रेन लाइन गुजरती है, वहां पे मरीज जाता है, उसको डेट देते हैं एंजियोग्राफी की, 2 साल बाद वो टेस्ट है जो ये डिटेक्ट करता है कि आपका बाईपास होगा, स्टंट पड़ेंगे या क्या सूरत हाल है। मेरे भाई, बात ये है कि आपके ये जितने मंसूबे हैं आप शोर तब डालें, ये मियां साहबान है, इनके लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, ये कानून से मावरा है। अभी अगर इसी लाहौर के अंदर एजेंट मोशन कुछ मामला बड़ा बसा साहब, एजेंट मोशन जो आपने ऑरेंज लाइन की स्पेसिफिकली जमा करा कुछ हुआ उसके बाद? जी, सैफान होना क्या है, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि भाई ये मियां साहबान है, ये मियां साहबान लोगों को कत्ल करें, गोलियां मारे, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट तक शायद नहीं होने देते ये। इसलिए मेरे भाई ना हमारी एडजमेंट, मेरी बात मुकम्मल होने दे, एडजमेंट मोशन का कोई जवाब नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ कौम से ये पूछता हूं, आप ओरिएंट ट्रेन लाइन को रो रहे हैं, जितनी अभी तक एक यादव कर्जदारों मुल्क सवार हुआ था, फॉरेन करेंसी अकाउंट आपके सीज कर दिए गए थे। मेरे भाई मियां साहबान ताजा जो वारदात इन्होंने डाली है, ये पनामा की चोरी वाली जो हम कहते हैं मियां साहब पनामा शरीफ है, उसका क्या कर लिया इस कौम ने? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी, अजहर सिद्दीक साहब का भी और रोटे का भी। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात, बड़े अहम मामलात, बड़े संगीन सवालात, संगीन मामलात। 220 अरब रुपए का मंसूबा खुफिया क्यों रखी जा रही है? चंद शेख, कर्जा लिया जा रहा है तो कितने में लिया जा रहा है? शरह सूद क्या रखी जा रही है? अवाम का फायदा है, अवाम का नुकसान है? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने एप्लीकेशन लिखी, जवाब वो कहते हैं नहीं मिला तो ये मिला कि हम आपको बता नहीं सकते। फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा अब तक।